अगर कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया, तो अब कौन वो वर्कर को सडनली बोल दिया जाता है कि अब कल से नहीं आना काम पे, कोई नोटिस नहीं है और यहाँ पे एकदम लाइवलीहुड का सवाल है। जापान में सैनिटेशन वर्कर्स को हीरो की तरह देखा जाता है। बच्चों को कॉमिक्स दी जाती है जहाँ पे सैनिटेशन वर्कर को एक हीरो माना जाता है। डूडल्स बनाए जाते हैं, मतलब मांगा बनाया जाता है, जापानीज मांगा। तो सिर्फ यूरोपियन समाज नहीं, एशिया में भी ऐसी कंट्रीज है जहाँ सैनिटेशन बहुत चरम पे है। हमारे दिमाग में सर पर मैला ढोना ही एक मैनुअल स्कैवेंजिंग है, वो अब नहीं है, वैसे तो वो भी इस देश में है, बट वो बैन है। पर जो हम रोज देखते हैं कि नालों में पीडब्ल्यूडी के एम्प्लॉयज घुसकर साफ कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग है। वो तो हो रहा है, वो तो आपने कहा बैंड है, तो कैसे हो रहा है ये? ये कि गिग इकोनॉमी में आप काफी ये जो एप्स हैं इसमें वर्कर आपका पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है। और अगर देखा जाए, अगर हम वर्कर्स की राइट या एम्प्लॉय राइट या लेबर राइट की बात करते हैं, तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन में वो जो ये वाली जो राइट्स है उसको शॉर्ट सर्किट करने के बहुत तरीके आ गए हैं। ब्रिटिश राज गया, उसके बाद अभी हम कॉन्ट्रैक्चुअल राज और कंसल्टेंट राज में जी रहे हैं। और हाँ, मुझे स्किल से भी एक दिक्कत यही है कि वो मतलब बिहेवियरल चेंज की ही बात करते हैं, पर वो स्ट्रक्चरल इशू की बात नहीं करते। हाँ, जो वर्कर की बेनिफिट के लिए फंड है, जो आपका सफाई कर्मचारी है, जो आपका सफाई कर रहा है, उसके लिए जो स्कीम्स हैं, उनमें कोई फंड्स नहीं है। बात हो रही थी कि कैसे विकट परिस्थितियों में काम करते हैं, गियर नहीं होता है, मास्क नहीं होते हैं उससे। तो वसुंधरा, आप ये बताइए, चूंकि आपका काम रहा है सैनिटेशन सीवेज के जो वर्कर्स हैं उनके हितों की बात, उनके अधिकारों की बात, उनके कल्याण की बात आप करते हैं, उसके लिए आप काम कर रही हैं, एक संस्था से जुड़ी हुई हैं। तो क्या प्रावधान है सरकारी, अगर कुछ है तो, इस तरीके के काम में, इन तरीके के जो वर्कर्स लगे हुए हैं उनके लिए? कितना ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये, या कितना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और उसकी परेशानियां क्या हैं? ये जो आपने सवाल पूछा है, ये अपने में बहुत वास्ट है जी। तो मैं प्रोबेबली इसको अर्बन, क्योंकि हम सीवर की बात कर रहे हैं और वो है ही ज्यादातर अर्बन सेंटर्स में या स्मॉल टाउन सिटीज में, उधर तक लिमिट करती हूँ कि पहले तो बात करते हैं कि सरकार के क्या प्रावधान है। हम सब जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, पर 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। काफी लंबी एक लड़ाई के बाद कोर्ट में, कम से कम 2000 से शुरू हुआ था वो, और 2013 में जाके, जो बहुत रिसेंट डेट है वैसे, अगर सोचा जाए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग तब से उससे पहले एक फुल्ली इलीगल नहीं थी, वो 1990s में पास हुआ था। तो वो एक सबसे बड़ा सरकार की तरफ से एक सबसे बड़ा कदम था कि एक प्रैक्टिस नीति, हाँ, पॉलिसी पॉलिसी, बनाए। हाँ, उसके बाद उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को बोला गया कि आप इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस लाइए। उन प्रैक्टिस से, मतलब उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई, रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्कैवेंजर्स, फाइनेंसिंग, क्योंकि वो चाहते थे कि हम इनकी नौकरी इनका रोजगार छीने ना, पर उन्हें रिहैबिलिटेट करें, किसी एक अच्छा आयाम मिल सके। उसके लिए सरकार को सपोर्ट करना भी उस लॉ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि बैन तो आपने किया है, पर आप उनको एक उसी साथ साथ कुछ बेहतर पुनर्वास का कुछ अल्टरनेटिव तो देना पड़ेगा ना, जो कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, नेशनल सफाई कर्मचारी आयोग हैं, कमीशंस हैं, तो ये सब एग्जिस्ट करता है। कास्ट का बहुत बड़ा रोल है, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट का भी उसमें रोल है। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अंत में जब तक वो जमीनी हकीकत पे आती है बातें, तो वो बस एक, वही जैसे आप लोग कह रहे थे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग बस हमारे दिमाग में सर पर मैला ढोना ही एक मैनुअल स्कैवेंजिंग है, वो अब नहीं है, वैसे तो वो भी इस देश में है, बट वो बैन है। पर जो हम रोज देखते हैं कि नालों में पीडब्ल्यूडी के एम्प्लॉयज घुसकर साफ कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग है। वो तो हो रहा है, वो तो आपने कहा बैंड है, तो कैसे हो रहा है ये? हाँ, तो जैसे बहुत सारी बैंड चीजें इस देश में और मतलब तो ये पीडब्ल्यूडी के सफाई कर्मचारी हैं जो वेतन पे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ठेके पे भी होंगे, कुछ ठेके पे भी। अलग अलग है जी। दिल्ली जल बोर्ड, तो हर जगह ये तो दिल्ली का है। ये दिल्ली वैसे का। दूसरे शहर में, मुंबई में Municipality के जो- पीएमसी के लोग होंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। उसमें क्या है कि पहले होता था कि
अधिकतर लोग परमानेंट सरकारी नौकरी में थे, तो उनको एटलीस्ट तनख्वाह रेगुलर मिलती थी, हाँ चाहे उनकी डिग्निटी ना मिल रही हो, चाहे उनको सेवा हाँ में घुसना पड़ रहा हो। हाँ अब क्या हो गया है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं हर ही सेक्टर में इतनी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गई है, ठेकेदारी प्रथा चल गई है। एग्जैक्टली, तो इस सेक्टर में भी ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। हम्म। पिछले कई सालों से दिल्ली जल बोर्ड रिक्रूटमेंट्स नहीं कर रहा है गवर्नमेंट के, एंड वो सारे पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहा है। उस केस में जब मैंने ठेके में दे दिया तो गवर्नमेंट तो दूर हट गई। गवर्नमेंट कहती है मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं हूँ, मेरा कोई काम नहीं है इंश्योर करना कि इस वर्कर को सेफ्टी मिल रही है, इस वर्कर को वेतन मिल रहा है, इस वर्कर को पेड लीव मिल रही है, हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ भी डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल रही है। इसके हाँ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो मैं नहीं हूँ, ठेकेदार रिस्पॉन्सिबल है। हाँ और हम जानते हैं कि ठेकेदार और वर्कर के बीच का क्या रिलेशन होता है। ऑल्दो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना ये सब, वो पीछे पीछे हट गए हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गई है। तो इस वक्त पे तो यही रियलिटी है बिल्कुल। और ठेके पे जो आप पूछ रहे थे कि कैस क्या क्या इसमें दिक्कतें होती है, जो वर्कर ठेके पे लगा हुआ है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है वर्कर, इसके साथ ये है कि पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि वर्कर को जो निर्धारित वेज है, वेतन है, जो मिनिमम वेज है, वो मिले। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे आप कभी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं है उस वर्कर के प्रति। तो ऐसा हुआ दिल्ली में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एकदम से खत्म हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया, तो अब कौन वो वर्कर सडनली बोल दिया जाता है कि अब कल से नहीं आना काम पे, कोई नोटिस नहीं है, और यहाँ पे एकदम लाइवलीहुड का सवाल है, तो वो हम वर्कर कहाँ जाएगा? हम अपने पिछले एक दो एपिसोड पहले गिग इकोनॉमी की बात कर रहे थे। यहाँ तो पूरा देश ही एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल और मतलब कंसल्टेंट्स चला रहे हैं। मैं बड़ा दुख की बात है कि गिग हम इकोनॉमी एक चल तरह से हम कह रहे हैं कि चीजों का फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है, बट हो क्या रहा है, मैं स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ब्लिंकिट, जेप्टो को एक ठेकेदार की तरह देख रहा हूँ। वो ठेकेदार है जो कि आपको इजीली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो लोगों का एक्सप्लॉइटेशन भी कर रहा है, और लोग इस तरह के काम धंधों में उलझ के कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पा रहे हैं। तो यूथ एक 10 साल अपना निकाल देगा सब करते हुए, उसके बाद फिर वो क्या करेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि आप शायद ये बेहतर जानते होंगे कि गिग इकोनॉमी में आप काफी जो एप्स हैं इसमें वर्कर आपका पार्टनर, एम्प्लॉय नहीं है। और अगर देखा जाए, अगर हम वर्कर्स की राइट या एम्प्लॉय राइट या लेबर राइट की बात करते हैं, तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन में वो जो ये वाली जो राइट्स है उसको शॉर्ट सर्किट करने के बहुत तरीके आ गए हैं, कि जब वो एम्प्लॉय ही नहीं है, पार्टनर है, तो किस बात का प्रोटेक्शन, किस बात की लेबर राइट, या उसका उसके अच्छा, वो पार्टनर है कम मतलब। नहीं, डिलीवरी पार्टनर्स बोलते हैं, हमारे डिलीवरी पार्टनर्स तो हैं। इस शब्द का मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि आपने पार्टनर बोल के उसको बेवकूफ बना दिया है कि अरे पार्टनर हेलो पार्टनर, हेलो अपनी पार्टनर। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। ये तो सच में असुर है ये सब। तो कंसल्टेंट राज ऊपरे स्तर पे, व्हाइट कॉलर के स्तर पे, और कॉन्ट्रैक्चुअल राज ब्लू जमीन कॉलर के जमीनी स्तर जमीने पे। पे। ये दो राज हैं जो हाँ। ब्रिटिश राज गया, उसके बाद अभी हम कॉन्ट्रैक्चुअल राज और कंसल्टेंट राज में जी रहे हैं। तो चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूंगा, क्योंकि मॉनसून का मौसम है, बारिश का मौसम है देश भर में। इट्स अ ह्यूज रिलीफ। काफी गर्मी पड़ी है इस बार, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है दिल्ली में, देश में अलग अलग कोनों में। जो बिजली की खपत थी मई के महीने में, जून के महीने में, वो हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही थी। हमने देखा कि आज अब तक का सबसे ज्यादा बिजली की खपत हुई है आज के डेट में। तो बिजली बारिश, कंपनियों के स्टॉक ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है, स्टॉक ने भी रिकॉर्ड तोड़ा, सारे बिजली कंपनियों के। बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है अब। तो स्मार्ट सिटीज के युग में, अमृत काल के समय में, और विश्व गोरिल्ला के समय, सॉरी विश्व गुरु, सॉरी विश्व गोरिल्ला नहीं, विश्व गुरु। के समय में अगर हम बात करें, तो हमारा 2 घंटे की बारिश में अच्छे शहर ये स्विमिंग पूल में क्यों बदल जाते हैं? हाँ, ये तो काफी मतलब गहरा सवाल है। अच्छा। मुझे लगा मैं बड़ा सतह पे पूछ जी। मतलब खैर, इस पे भी मुझे लगता है कि शायद मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसको इतना समझने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रेनेज, सीवेज और वाटर काफी इंटरलिंक्ड सिस्टम्स भी हैं, और ये मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए वही एक मतलब
हमें एक पूरा ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि कैसे शहरों की प्लानिंग हुई और किस स्पेस पे अर्बनाइजेशन हो रहा है और क्या बन जाती है फिर प्लानिंग प्रायोरिटीज। तो ड्रेनेज, सीवेज, इस पे कितना 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 ज्यादा प्लानिंग इस पे प्रायोरिटी कितनी है? क्या है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपेयर क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। और काफी लोग जो नदियों पे या एनवायरनमेंट वगैरह पे काम करते हैं वो भी सीवेज से लिंक बनाते हैं क्योंकि जो अनट्रीटेड है वो फिर यमुना में ही जाता है। जी। तो ये भी एक चीज सोचने की है कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम किस तरह का स्मार्ट सिटी या वर्ल्ड क्लास सिटी चाहते हैं। हम बहुत जल्दी मतलब एक वर्ल्ड क्लास सिटी के उस एक कैटेगरी में आ जाते हैं। और आप देखेंगे हिस्टोरिकली जब भी कोई बहुत ही अंतरराष्ट्रीय इवेंट होता है, वो 1983 के एशियन गेम्स है, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हो, 20 हुआ था नई दिल्ली में। G20 हुआ, G20 का जी हुआ, तो जी। ऐसे वाले ये वाले कुछ ऐसे इवेंट्स बन जाते हैं जिसमें दर्शाना होता है पूरी दुनिया को कि हम बहुत ही वर्ल्ड क्लास सिटी है। और उस वर्ल्ड क्लास सिटी मेकिंग में ये उसकी दूसरी साइड है कि वो कुछ सड़कें जो हैं जहाँ पे आपके डेलीगेट्स वगैरह आएंगे वो एकदम साफ है, बहुत डेकोरेशन है, फाउंटेन चल रहे हैं, टनल्स भी बढ़िया चल रही हैं। और जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है वो टनल पब्लिक ही एक्सेस नहीं कर पा रही क्योंकि उसमें पानी भर गया। टनल की बात किया आपने, तो प्रगति मैदान वाला टनल इतना करोड़ों का 7,000 करोड़ लगे उसके और वहां पानी तो क्या प्रायोरिटीज है विश्व गुरु की? विश्व गुरु की प्रायोरिटीज क्या है फिर? आपने आपने G20 की बात करी। G20 के समय हमने एक चीज और देखा कि दिल्ली के जो अर्बन स्लम्स हैं उनके चारों तरफ एक पर्दा डाल करके उनको ढक दिया जाता है। तो ये स्लम्स को तो ढक सकते हैं आप शुक्राचार्य, हाँ। लेकिन दिल्ली के कोने अलग अलग कोनों में जैसे ही आप दिल्ली के बाहर की तरफ निकलिए तो ये जो पहाड़ी है कचड़े का अंबार, जो एक हाँ। दिल्ली के अपने छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनको कैसे ढकेंगे? हाँ, और लेकिन उनको आप ढक नहीं सकते शायद। वहां ले ही नहीं गए लोगों को, आप डेलीगेट्स को ले ही नहीं गए। शहर को इवैल्यूएट किया जाए वो पहाड़ कहाँ है? गाजीपुर में है जो शहर के ईस्ट पे है। हाँ, बॉर्डर पर है। नूडल्स दिल्ली में तो नहीं है पहाड़। हाँ। या फिर अगर बहुत सारा रीसेटलमेंट किया गया जब भी स्लम डिमोलिशन होते हैं, बवाना किया गया जो शहर के एक तरह देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट पे पूरा है। तो ये भी पेरिफेरीज पे अगर ये पहाड़ है या अगर वहां पे आप लोगों को भी भलसवा में है तो वो अलीपुर नरेला में है। हाँ। वो भी आपको बताता है कि किस तरह एक तरीके से शहर बनता है, उसकी जोनिंग किस तरह से की जाती है। लेकिन कचरे वाले सवाल पे मैं ये बोलूंगी कि ये सवाल कि वो कब खत्म होगा, वो कचरे का पहाड़ कब जाएगा, वो एक सवाल है, शायद उसका जवाब मेरे पास नहीं है। पर मुझे लगता है कि वो हमें उससे भी बात करनी चाहिए जो वहां पे कचरा बीन रहा है। क्योंकि वो एक बहुत, अगर देखा जाए इस पूरे सिस्टम में जो सेग्रीगेशन का काम है वो एक वेस्ट वर्कर ही एंड में कर रहा है। और वो वेस्ट वर्कर के पास ना स्पेस है जहाँ पे वो वेस्ट रख सके। तो अधिकतर ये मतलब मुझे और जो लोग वेस्ट वर्कर्स पे काम करते हैं उनसे सुन के ही समझ में आया, ना वो वेस्ट वर्कर के पास स्पेस है, ना आइडेंटिटी रिकग्नाइज्ड है, ना कोई राइट्स है। और उससे आप ये देखते हो कि जो आपके सिस्टम में एंड लाइन वर्कर है, किसको वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो काफी मार्जिनलाइज पोजीशन में है और उसको और मार्जिनलाइज पोजीशन में रखा जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप कनाडा में रहते हैं, आपने कहा कि वहाँ कचरा कौन बीन रहा है। मैं घर से शुरू करना चाहूंगा, जो कचरा यहाँ से लेके जा रहा है वहां तक तो बहुत दूर की बात है। जो यहाँ वाला ये ज्यादा मार्जिनाइज लगता है मेरे को, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते कचरा अलग हो चुका है बहुत तरीकों से। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन बहुत तरीके से अलग हो चुका है। यूरोपियन यूनियन में एक लॉ है कि सुपरमार्केट में एक डब्बा बना होता है, अपनी यूज बैटरीज आप वहां जाके डालेंगे। वहाँ 5 टाइप के डस्टबिन होते हैं। एक ग्लास का होगा, एक पेपर का होगा, एक पेपर, कार्डबोर्ड, एक वेट वेस्ट का होगा, एक ड्राई वेस्ट का होगा, ठीक है? और एक एक मेडिकल मेडिकल वेस्ट का होगा। 5 डिब्बे तो ये हो गए। और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इसके लिए आप कहीं भी नहीं फेंक सकते हैं। मैं वही बोलूंगी कि कनाडा का जो 3 डस्टबिन मैंने भी वहां देखे हैं अधिकतर, और जो हम लोग भी जिस तरह से करना होता है सेग्रीगेशन, वो एक तो आपका होता है ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट आप अलग करते हैं। ये अब यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो रहा है। म्यूनिसिपैलिटी इस पे काफी टैग वगैरह निकालती है। कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है ये तो सभी को पता है, कुछ नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट। ये स्कूल्स में बच्चे नकली प्रोजेक्ट करते हैं सेग्रीगेशन के नाम पे और मेडल और ग्रेड ले जाते हैं, लेकिन वो खुद ही अपनी गाड़ी से वो बाहर कचरा फेंकते हैं। हम्म। तो यहाँ पे 2 ये
डस्टबिन तो सूखा, गीला और एक कार्डबोर्ड वगैरह अगर आपका है जिसका अलग एक मैं कहता हूँ इस मामले में यूरोपियन यूनियन हाँ, सबसे आगे है। अभी मुझे लगता है अगर वेस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, सैनिटेशन की बात की जाए, तो ईयू जो है वर्ल्ड ओवर रोल मॉडल है। यूरोप और अमेरिका में ही मिलेगी। हो सकता है वो आपको ऐसी बहुत जगह मिलेंगे जहाँ हम देख ही नहीं रहे। हुँ। उसमें बस एक चीज़ ये भी है कि हाँ, ठीक है, वहाँ के मॉडल्स कुछ मॉडल्स बहुत अच्छे हैं। जैसे कि वर्कर्स डिग्निटी तो मुझे भी लगता है, वहाँ पे आपके घर पे भी आप किसी को अगर बुलाते हैं काम करने के लिए, आप एक एक एटलीस्ट एक अटेम्प्ट है कि आप एज़ एन इक्वल वो एक इक्वल वर्कर, इक्वल आप भी एक वर्कर है, वो भी है, जो भी है आप बात करते हैं जो यहाँ पे मैं नहीं देखती। नहीं, नहीं, लेकिन मैं सिर्फ यूरोप के एग्जांपल में जापान का एग्जांपल देना चाहूँगा सैनिटेशन में। जापान में सैनिटेशन वर्कर्स को हीरो की तरह देखा जाता है। बच्चों को कॉमिक्स दी जाती है जहाँ पे सैनिटेशन वर्कर को एक हीरो माना जाता है। डूडल्स बनाए जाते हैं, मतलब मांगा बनाया जाता है, जापानीज़ मांगा। तो सिर्फ यूरोपियन समाज नहीं, एशिया में भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ सैनिटेशन बहुत चरम पे है और साफ-सफाई को लेके मतलब बहुत क आपने कई बार फुटबॉल मैचेस के बाद देखा होगा जापानीज़ लोग अपना कचरा खुद उठा रहे हैं स्टेडियम से कि हम ऐसा एग्जांपल सेट करना चाहते हैं हम। और एक और मैं बात बताऊँ, जापानीज़ स्कूल्स में बच्चों की बच्चे ड्यूटी खुद झाड़ू लगाते हैं। बच्चों की ड्यूटी लगाई जाती है टॉयलेट साफ करने में। अगर यहाँ पे अगर अच्छा इसको मतलब एक बहुत बड़ी मानसिकता की बात है। अगर स्कूल में अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ये बच्चों को बोल रहे हैं तुम जाके टॉयलेट साफ करो, तो उस तरह से लिया जाता है कि बच्चों से मैनुअल काम करवा लिया गया और कास्ट उत्पीड़न हो गया। बट जापान में स्कूल में बच्चे कर रहे हैं कि भाई आपका टॉयलेट है, आप एक बार साफ करिए हफ्ते में, ड्यूटी असाइन कर दी गई है। इंडिया को भी इतना जनरलाइज नहीं करना चाहिए। अभी हम एक क्लास ऑफ इंडिया, क्या रूरल इंडिया में वेस्ट सेग्रीगेशन का क्या मॉडल है? वहां पे जो आपका गीला कचरा है वो अपने घर के पास कंपोस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्ली, जो कि सबसे सस्टेनेबल, आसान, सबसे लेस कार्बन फुटप्रिंट, जो कि मतलब जो हम सब अब बातें करते हैं, हम अचीव करना चाहते हैं, बट उससे बिल्कुल दूर जा रहे हैं। वो अर्बन इंडिया में एग्जिस्ट, वो रूरल इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। मैं तो ज़्यादा रूरल इंडिया को फैंसी नहीं करता हूँ और ये देहाती कल्चर को प्रमोट करना मैं कहीं से भी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इन लोगों ने नरक मचा रखा है। मैं ये बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, ये सारा कचरा देहात में जलाते हैं, चाहे वो टायर हो, चाहे प्लास्टिक हो। आप मुझे देहात में एक डस्टबिन ढूँढ के दिखा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में। एक चीज कहना चाहती हूँ, हाँ, आप बताइए जो आपका ये लोगों को कंट्रोवर्शियल लगेगा। ये जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस आप बता रहे हैं, वो कितना एप्लीकेबल है असलियत में? कितनी वो मशीनें जो सेग्रीगेशन की है उनकी एफिशिएंसी है, कितने वो फैक्ट्रियां चल रही हैं या नहीं चल रही है, इसका क्या हिसाब है? तो एंड में वो सारा कचरा जाके जलाया ही जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो कोई स्मॉलर लेवल पे कर रहा है, कोई फैंसी लेवल पे एक फैक्ट्री की दीवार के अंदर कर रहा है, पर कर वो सेम ही चीज रहे। तो वो देहाती कल्चर और शहरी कल्चर में कोई फर्क नहीं, हमें बस पता तो नहीं है। मैंने तो थोड़ा 20 मिनट पहले यही बोला कि पूरा देश ही देहात है। इंडिया गाँव से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। निकल नहीं पा रहा तो गाँव अगर आप शहरीकरण करना चाहते हो तो शहर के एथिक्स को अपनाना पड़ेगा। एथिक्स तो इस देश के लोगों को पता ही नहीं है, सॉरी। मुझे लगता है शहरीकरण को भी हमें थोड़ा-सा critically सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये करना ही करना है। हाँ। नहीं, नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। अर्बनाइजेशन इज़ द वे फॉरवर्ड। अर्बनाइजेशन से सर्विसेज़ ईज़िली प्रोवाइड हो सकती हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी जनता एक लिमिटेड जगह पे रहती है, तो ग्रीन एरियाज़ हम बढ़ा सकते हैं। हम देख आरुषि ने जो बोला कि कब शहर खत्म होता है और कब गाँव शुरू होता है, ये मॉडल खराब है। आप लिमिटेड एरिया में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाइए, ताकि लोगों को एक जगह पे कंपाउंड में फैसिलिटी मिल सके। सर्विसेज़ को फॉर्मलाइज़ करिए। ये तो गाँव ही हुआ ना, गाँव है। तो हाँ, क्लस्टर्स बनाना। इतना ऊंचा वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का अल्टरनेटिव नहीं है। बॉम्बे बनाना चाहते हैं। नहीं, वो तो देखिए खैर ये अलग मुद्दा है, एक दिन में हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये बहुत लेयर्स हैं। ये जो हम बातें कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, उसके कई आयाम हैं, कई लेयर्स हैं। एक दो को हम छू रहे हैं, उस पे कुछ विमर्श कर पा रहे हैं। मैं चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहूंगा कि अभी हाल में ही बजट पेश किया है एनडीए की। आजकल तो एनडीए की सरकार है, हाँ, मोदी बीजेपी सरकार की रही नहीं अब। मोदी सरकार से बढ़ के हम एनडीए की सरकार हो गई है। तो तीसरे कार्यकाल में एक पहला बजट पेश हुआ है अभी हाल में ही। तो इस तरीके के बजट्स में हम आम तौर पे टैक्सेशन को लेकर के बात सुनते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात सुनते हैं, हम डिफेंस पे कितना एलोकेशन है, स्कूल्स पे कितना एलोकेशन है। बिहार को अभी सरकार ने बहुत पैसे दे आंध्र दिए हैं, प्रदेश को तो दिया है। आंध्र प्रदेश को दिया है, तो ये सब चर्चाएं में रहती हैं। इस तरीके की बातें हम नहीं सुनते हैं कि सैनिटेशन पे कितना? सैनिटेशन पे किस तरीके का खर्चा है। तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या बजट में
सैनिटेशन को लेकर के कुछ पैसा, कुछ एलोकेशन है भी। और इससे जुड़ी एक और बात थी कि बहुत लंबा एक प्रोजेक्ट चला है, अभियान चला है सरकार की तरफ से, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, स्वच्छ भारत एज अ पॉलिसी कितना सक्सेसफुल है, और जो हमने पहले बात करी थी कि भारत तो स्वच्छ हो रहा है लेकिन कर कौन रहा है, हु क्लीन्स इंडिया। तो स्वच्छ भारत है क्या, ये बताइए, कई लोगों को स्वच्छ स्वच्छ भारत भारत पता भी नहीं क्या है। नहीं, स्वच्छ भारत एक काफी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जी 2014 में लॉन्च हुआ। ऐसा नहीं है कि ये पहला सैनिटेशन प्रोजेक्ट है। इंडिपेंडेंट इंडिया में काफी सारे सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स रहे हैं, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, रूरल सैनिटेशन कैंपेन, और स्वच्छ भारत बिगेस्ट सैनिटेशन प्रोजेक्ट है। कहीं ना कहीं इसका एक थ्रस्ट ये था कि ओपन डेफिकेशन ओपन डेफिकेशन को खत्म किया जाए। और वो ओपन डेफिकेशन, मैं बोलूं खुले में खुले में शौच शौच, करना। हाँ। जी और उसके जैसे तो कनाडा में भी बात चल रही है, लोग खुले में शौच अरे कर रहे हैं, इंडिया वाले। 2014 में ये लॉन्च हुआ। जी 19 में फिर ये सरकार आई, तो फिर रिवाइज हुआ, और अब तो स्वच्छ भारत भी के भी काफी वर्जन आ चुके हैं। तो अब सॉलिड वेस्ट का भी अपना अलग एक वर्जन है, टॉयलेट्स पे काफी फोकस है, फोकस तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह पे भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, और ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट से कुछ नहीं हुआ, टॉयलेट्स बने, हाउस होल्ड टॉयलेट्स का फंड गया, जबकि टॉयलेट्स पे भी मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि वो टॉयलेट्स कितना एक्सेसिबल बना पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, पर क्या प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाए, पर ये एक अलग अलग मुद्दा। और लोगों की मानसिकता बदली है या नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि आप खुले में शौच ना करें। क्या कुछ तो लोग लोगों ने अपनाया इस मॉडल क्या को? लोगों ने अपनाया, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि भैया ये तो खेत के लिए अच्छा है, मैन्योर मिल रहा है, तरह तरह की कुछ लोग बातें को हैं। मजा नहीं आ रहा है। कुछ लोग रेलवे ट्रैक पे जा रहे हैं, तो मुंबई में एक होर्डिंग लगा था स्वच्छ भारत का, समुद्र किनारे, बांद्रा वर्ली सीलिंग से पहले, और उस तस्वीर में अखबार में आया था ये, उसी के नीचे सुबह सुबह सैकड़ों लोग स्लम वाले खुले में शौच कर रहे थे। तो क्या मुंबई में शौचालय नहीं बन पा रहा है? मतलब वो तो हमारा आर्थिक राजधानी है, तो जब मुंबई में नहीं बन पा रहा तो कहाँ बन पा रहा है शौचालय? शौचालय तो काफी बने इन स्वच्छ भारत की वेबसाइट पे आपको नंबर दिखता रहता है। शौचालय काफी ज्यादा बन गए। मुझे लगता है यही सवाल ये है, अब जो सवाल मुझे लगता है पूछना चाहिए कि वो कितना वो क्या किस प्रॉब्लम के लिए बने हैं, और वो कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। और मेरे को ओपन डेफिकेशन को भी लगता है कि हमें एकदम तुरंत, हमें लगता है कि ये एक प्रैक्टिस है जो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। ये सरकार का भी इस पे यही रूखता है, लेकिन उसको करने का तरीका क्या है? काफी बार वो बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम्स वगैरह में भी काफी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे मुझे लगता है कि तो कहीं ना कहीं हमें वो बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम्स को भी एनालाइज करना चाहिए, उनको भी एक क्रिटिकल। नहीं, अक्षय कुमार ने तो फिल्म बनाई तो थी, अक्षय कुमार ने टॉयलेट एक प्रेम का था। वो बिहेवियरल चेंज ही तो ला रहा था। और हाँ, मुझे इस फिल्म से भी एक दिक्कत यही है कि वो मतलब बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं, पर वो स्ट्रक्चरल इशू की बात नहीं करते। हाँ, है, उसमें उन्होंने बिल्कुल दिखाया कि अपर कास्ट हाउस होल्ड है, जहाँ हाँ। पे वो नहीं चाहते कि घर पे टॉयलेट बने। शौचालय बने, लेकिन उससे लिंक्ड बात कि अगर घर में शौचालय नहीं बन रहा है, और अगर आप बाहर जा रहे हैं, अपर कास्ट हाउस होल्ड अगर बाहर जा रहे हैं, तो उसको पता है कि ये कोई और है जो साफ करेगा। तो वो एक जो कास्ट का एक आइडिया होता है कि प्योरिटी और पोल्यूशन, कि ये स्पेस प्योर रखनी है, वो सस्टेन बेस से हो रहा है कि कोई और है जो आपका मैला साफ कर देगा। और इसी से बात जो सिविक सेंस वगैरह भी लोग बात करते हैं, भारत कितना स्वच्छ है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पब्लिक स्पेसेस को साफ करने के लिए कितनी वो सिविक सेंस है कि नहीं है। क्योंकि पब्लिक प्लेस हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है इंडिया में कि ये तो वो स्पेस है जहाँ सब लोग, हर किस्म के लोग मिलेंगे, तो ये तो कोई और ही साफ करेगा। तो इसकी ट्रेनिंग तो जैसे आप बता रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ट्रेनिंग तो बचपन से ही मिल रही है ना घर से, ये तो कोई और साफ करेगा, मैं क्यों साफ करूंगा? बचपन से हम देख रहे हैं झाड़ू कोई और मार रहा है, तो मैं क्यों झाड़ू मारूंगा? तो वही चीज घर से निकल के पब्लिक स्पेस में आ जाती है। बड़ा प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत, और इतना वेल एडवर्टाइज भी है। टॉयलेट्स वगैरह काफी, जब तो गूगल मैप पे आपको स्वच्छ भारत टॉयलेट दिख जाता है अगर आप कोई जगह ढूंढ रहे होंगे। मुझे लगता है बहुत जरूरी है साथ में ये सवाल पूछना भी जो आप भी कह रहे थे कि स्वच्छ भारत बना कौन रहा है, क्लीन इंडिया। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं जो हम क्लीननेस में
विजिबलाइज कर देते हैं। तो एक तरफ तो बिल्कुल बहुत टॉयलेट्स, पर एक तरफ वर्कर जो है, जो सीवर क्लीन कर रहा है, वो वैसे भी नहीं दिख रहा, और उसको और इनविजिबलाइज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब हम इन दोनों चीजों को साथ में लाएंगे, एक स्तर पर लाएंगे, कि एक तरफ हाँ क्लीन इंडिया, लेकिन कौन क्लीन इंडिया बना रहा है और क्या वो वर्कर इनविजिबलाइज्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, तो हम कैसे वहां पे इंटरवीन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक्चुअली एंगेज कर पाएंगे टुवर्ड्स तो इसी पे सवाल था कि बजटरी एलोकेशन क्या है, कितना पैसा दिया जा रहा है इन सब चीजों के लिए? स्वच्छ भारत मिशन का मुझे एग्जैक्ट बजट एलोकेशन अभी पता नहीं है, बट हमें पता है कि स्वच्छ भारत मिशन सबसे बड़ा मिशन इसलिए भी है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा उसमें फंड्स funds दिए दिए गए हैं। दिए गए हैं। हाँ, स्मार्ट सिटीज मिशन का भी एक हिस्सा अर्बन प्लानिंग और भी नमामि गंगे, हर घर जल मिशन, हर घर जल जल जीवन मिशन, इसके हम्म। तहत इसमें भी सैनिटेशन का जी जी और देख रहे हैं कि उनमें हाईली फंड्स डाले जा रहे हैं, पर ग्राउंड पे नहीं आ रहा वो। नहीं, वो भी बात नहीं है। जो वर्कर की बेनिफिट के लिए फंड है, जो आपका सफाई कर्मचारी है, जो आपका सफाई कर रहा है, उसके लिए जो स्कीम्स हैं, उनमें कोई फंड्स नहीं है। तो मैं उदाहरण के तौर पर एक चीज कहना चाहूंगी कि हमने बात की कि 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन हुई। उसके बाद एक स्कीम आई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जहाँ पे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो भी करे, उसमें पिछले 2 सालों के फाइनेंशियल ईयर में 0 बजट है। इस बार क्या रहा? हाँ, इस बार भी 0 था। इस बार और उससे पिछले साल 0 बजट था। उससे पहले 2020 से हम देख रहे हैं कि वो 10 करोड़ 11 करोड़ दे रहे हैं, पर वो 50% ही यूज हो रहा है और बाकी सारा लैप्स हो रहा है या किसी और को दिया जा रहा है। इससे ज्यादा तो वो लाडली बहन, लफंगा भाई इन सब योजनाओं में पैसा दे वसुंधरा, लेकिन आप ये एक बड़ी बात कह रही हैं, और अगर मैं चाहूं कि आपकी बात को वेरीफाई करूं, तो क्या कोई सोर्स है, कोई जगह है, क्या मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे ये डेटा है इस तरीके के? आप कह रहे हैं कि 0 रुपए का आवंटन हुआ रिहेबिलिटेशन के लिए। रिहेबिलिटेशन के लिए, तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसको हम रेफर कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट और कोई भी स्पीच में फाइनेंस और इकोनॉमी को इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि आम आदमी उसे देख ही नहीं सकता है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है बजट को एनालाइज करने के लिए। मैं एक संस्था को जानती हूँ, दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच, दसम के नाम से है। उन्होंने अभी रिसेंटली ही अपना यूनियन बजट का एनालिसिस निकाला है सफाई कर्मचारियों के पर्सपेक्टिव से ही। तो वो यही देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों के हित में कितना यूनियन ने कितना पैसा यूनियन बजट में कितना पैसा अलोकेट किया है। तो वो वैसी कई रिपोर्ट्स हैं जो लोग रेफर कर सकते हैं। पर हाँ, हम अपनी बात जारी रखना चाहूंगी, मैं और कहना चाहती हूँ यूनियन बजट के बारे में। ऐसी भी जो कमीशन हैं, हम देख रहे हैं कि उनमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि कमीशन, कौन से कमीशन? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, स्टेट कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, उनमें और यूटिलाइजेशन भी 50% से कम। अच्छा, फंड है तो यूज भी नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। नेशनल कमीशन हर साल रिपोर्ट कहता है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इस देश में। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, और वो इतने सालों से उनका बजट लैप्स हो रहा है। एआई के जमाने में इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, और इकोनॉमिक सर्वे में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि डेटा कितना है। और ना ही वो कुछ कर रहे हैं कि पता लगाएं, उनका काम है। एट द सेम टाइम नई स्कीम्स ले आए हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पुरानी जो स्कीम्स एग्जिस्ट करती थी वर्कर के बेनिफिट के लिए, उनमें 0 एलोकेशन है या निग्लिजिबल है। कई जगह उन्होंने नेशनल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 1 लाख का बजट दे रखा है। एक केंद्रीय डिपार्टमेंट को आपने 1 साल के लिए पूरे देश के सैनिटेशन वर्कर्स को फाइनेंस करने के लिए 1 लाख का बजट दिया। सालाना 1 लाख रुपया। 1 लाख इतने का तो विश्व को चाय नाश्ता कर लेते हैं। उस डिपार्टमेंट का काम लोन देना है, उसको लोन लेना पड़ेगा किसी और। नहीं, इतना तो आजकल सरकार ने 50,000 रुपए लोन फ्री कर दिया है। तो वैसा ही है, पर उन्होंने नई स्कीम्स ले आए हैं वो जो मैकेनाइजेशन से रिलेटेड है। वही जो हमारा एक आइडिया है शहरीकरण का। अच्छा, मैकेनाइजेशन से मुझे याद है, मैं भूल जाऊंगा। मैंने देखा आजकल बड़े-बड़े ट्रक्स में बड़े पाइप लगा के सीवेज से जोड़ दिया जाता है और फिर वो रात भर चलते हैं और वो सीवेज सक्शन से पंप से निकाल रहे हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है?